चलिए हमारा जो है सभी लोग म्यूट रखें। हम जो है रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, एंडोक्राइनोलॉजी भी हमने रिवीजन पूरा कर लिया, ठीक है ना। फिर इसके पहले जो है रेस्पिरेशन भी कर लिया, स्केलेटल भी कर लिया, लगभग रिवीजन में हम रिवीजन भी मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे उनसे तो हमने कर लिए। अब बात कर लेते हैं हम, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली जो है एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ा है और साथ में हमने पढ़ा है क्या, रिप्रोडक्शन, है ना, मींस हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है। तो रिसेंटली इसी से जुड़ा हुआ एक चैप्टर अपन और ले लेते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, नर्वस सिस्टम। ठीक, ध्यान से इस चीज को सब जो है सभी लोग जो है सुनिएगा। बीच में प्लीज आप लोग अनम्यूट ना करिएगा, जिसके भी कोई क्वेश्चंस रहेंगे हम लास्ट में 5-1 मिनट देते भी हैं कि किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना है तो उस समय आप लोग पूछा करिए। होता क्या है, बीच बीच में डिस्टर्ब होती है बहुत क्लास, है ना। तो एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अब हम फिर से उठा रहे हैं, नर्वस सिस्टम, है ना। कुछ लोग जो है पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं उन लोगों के लिए नया रहेगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान से देखें। जो स्टूडेंट्स इसे पहले पढ़ चुके हैं वो इसको रिवाइज कर लें। काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, काफी कुछ चीजें उसमें ऐसी हैं जो हमें जानना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही यदि आप किताबों को देखोगे, बुक्स को देखोगे तो काफी वो डिफिकल्ट हमें लगता है, टर्म काफी डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसे इजी से इजी बनाने की, ताकि आप इजी लैंग्वेज में उस चीज को समझ सको कि पूरा हमारा ब्रेन जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। और यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो काफी मजा भी आएगा पढ़ने, ठीक है। तो चलिए बात हम करते हैं अब नर्वस सिस्टम की। इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे, ध्यान से आप लोग सुनिएगा A to Z एक एक चीज को। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का मतलब होता है हमारे बॉडी का वो सिस्टम, हमारे बॉडी का ऐसा सिस्टम जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल किए हुए है ना। हमारी बॉडी जो कंट्रोल हो रही है, हमारा चलना, सोचना, देखना, सुनना, मतलब जो भी मूवमेंट्स हमारे बॉडी के हो रहे हैं, हमारी थिंकिंग जो होती है, पूरा का पूरा जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है उसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल में रहती है। नर्वस सिस्टम को जो हम देखते हैं तो नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड, 2 तरह का नर्वस सिस्टम हो सकता है, ठीक है। पहले तो हम एक जो है ओवरऑल एक मैप जैसा बना देते हैं आप लोगों के लिए, एक फ्लो चार्ट जैसा, ठीक है ना। ये फ्लो चार्ट आप लोग भी बनाते चले साथ में, तो आपको काम में आएगा, आपके नोट्स बनते जाएंगे। तो नर्वस सिस्टम मतलब हमारे बॉडी का वो सिस्टम, ऐसा पार्ट जो कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। अब ये जो है 2 तरह का हो सकता है नर्वस सिस्टम। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में हम CNS भी बोलते हैं। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में PNS भी बोलते हैं। PNS बोलते हैं इसको शॉर्ट में, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और दूसरा हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल मतलब CNS और पेरीफेरल मतलब PNS, ठीक है ना। अब देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या मतलब हुआ और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का क्या मतलब हुआ। बिल्कुल ABCD से शुरू कर रहे हैं हम, नर्वस सिस्टम की ABCD पढ़ा रहे हैं अभी इस समय, ठीक है ना। तो ABCD सीख लीजिए ताकि फिर आगे चल के हम नर्वस सिस्टम की जो है डिटेलिंग अच्छे से कर सके। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है वो नर्वस सिस्टम जो कि सेंटर में रह के काम कर रहा है। सेंटर में रह के कौन सा काम करता है हमारे बॉडी में या हमारे ब्रेन में, तो ब्रेन ही आ जाएगा। इसके अंदर क्या आ जाता है, ब्रेन, बिकॉज ब्रेन एक मेन पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम का जो कि स्कल कैविटी में है ना। स्कल कैविटी के अंदर, हमारे स्कल के अंदर जो ऑर्गन है उसे हम ब्रेन जानते हैं, जो है उसे हम ब्रेन कहते हैं, हम अच्छे से जानते हैं। और ये हमारे सेंटर में रह के काम कर रहा है, मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन जा रही है हमारे ब्रेन के पास जा रही है और ब्रेन के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल हो रही है। तो ब्रेन हो गया इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, तो पहला हो गया ब्रेन और दूसरा हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। आप लोग प्लीज म्यूट रखें, किसका अनम्यूट हुआ है? रहमान जी प्लीज म्यूट रखें।
सलमान जी आवाज आ रही है आपको? दाहिनी चुवत की बाई, दाहिनी चुवत की बाई, बहुत दाहिनी चुवत की बाई, अरे यार आप लोग सुनते ही नहीं है। अच्छा हाँ चलिए एक तो पहला हो गया हमारा ब्रेन जो कि हमारे सेंटर में रहकर काम कर रहा है। दूसरा हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ये ब्रेन है, ठीक है ना, ये है हमारा ब्रेन। और ब्रेन जुड़ा किससे है? ब्रेन जुड़ा है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन जो है किससे जुड़ा हुआ है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। जो पीछे जो इस तरह से हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक हैंग करता हुआ स्ट्रक्चर रहता है, जैसे हम क्या बोल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड। और ये किससे जुड़ा है? ब्रेन। तो ये दोनों किस में आ जाते हैं? ये दोनों आ जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। अब बात करते हैं पेरीफेरी नर्वस सिस्टम या पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम जो कि सेंटर के अलावा जो हमारा काम करता है। पेरीफेरी जो, अरे यार आप लोग प्लीज म्यूट रखें। कितनी बार कहेंगे? आधा टाइम हमें निकालने में लग जाएगा यदि आप लोगों को क्लास से, तो कैसे काम चलेगा? इतनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं, अभी ये शुरुआत की चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी तो आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम जो कि पेरीफेरी में काम करता है, ठीक है ना। ये भी दो तरह का होता है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम भी कितनी तरह का होगा? दो तरह का होता है। जैसे ये हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखा, इसमें ब्रेन आ गया, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आ गया। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में जब हम देखेंगे तो ये भी हमारा जो है दो तरह का होगा। पहला है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हो गया पहला। दूसरा हो गया सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये भी दो तरह का है। जैसे हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो तरह देखे थे, एक ब्रेन देखा, एक स्पाइनल कॉर्ड देखा, जो कि सेंटर में रहेंगे ना। बिल्कुल सिंपल ही समझना है कि नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि सेंटर में रहकर काम करता है, ठीक है ना। और पेरिफेरल का नर्व जो है नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो पेरीफेरी में रहकर काम करता है, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कोई मशीन है, ठीक है ना, तो जो मेन मशीन होती है उसे हम बोल रहा है क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो मशीन की जो वायरिंग होती है उस वायरिंग को हम बोल सकते हैं कि वो है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक्चुअली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वायरिंग की है। अब वायरिंग में क्या आ जाता है? वायरिंग के अंदर क्या आएगा? हमारे जैसे कि तार होते हैं, वायरिंग में वायर होते हैं, ऐसे यहाँ भी हमारा नर्वस सिस्टम इससे कनेक्ट है, जिस कारण से हमारी मशीन जो है, हमारा ब्रेन काम कर पाएगा। तो ब्रेन काम कब कर पाएगा? वायरिंग के थ्रू। वायरिंग मतलब नर्व। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? पेरिफेरल के अंदर क्या आ जाता है? नर्व आ जाती है। अयोध्या प्रसाद जी आप प्लीज म्यूट रखें। अयोध्या प्रसाद जी, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक अगेन दो पार्ट में डिवाइड है। ऑटोनोमिक को अगेन हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, आज आप लोग कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं? पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर क्लास बंद कर दें।
पढ़ना अगर आप लोग नहीं चाह रहे हैं तो प्लीज या तो ज्वाइन ही ना करें जब पढ़ना ही नहीं है तो। हम भी अपनी क्लास यहाँ पर पुराना स्टूडेंट में डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। आज इनको बोलो एक बार सर, इनको बोलो कि एक बार जितना जी भर के बोलना है बोलो। नहीं, कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं आज, इतनी मेन इंपोर्टेंट चीज पढ़ा रहा है वो। देखो ये होता क्या है, हमारी भी लिंक टूटती है फिर पढ़ाते पढ़ाते, तो मजा नहीं आता है। इसमें निकल रहा है सर, आधा टाइम तो इसमें निकल जाता है उनको समझाने में, समझते ही आधा टाइम तो बिल्कुल सही बात है, आधा टाइम तो क्या है समझाने में आप लोगों को निकल जाता है, थोड़ा सा कन्वे करो दूसरों को, मैसेज छोड़ो, डिस्टर्ब नहीं करे गुप्ता जी प्लीज। आप लोगों से हम कितनी बार कहते हैं कि प्लीज आप लोग जो है अपना म्यूट करके रखें, बीच बीच में अनम्यूट करते हैं, आवाजें आ रही हैं, आपके यहाँ आसपास जो बातें चल रही हैं वो यहाँ सुनाई दे रही हैं। चलिए प्लीज आप लोग म्यूट रखें। तो ऑटोनोमिक को अगेन हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो गया हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो देखिए हम क्या बता रहे थे, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफरेंस क्या है। मान लो ये कोई मशीन, कोई भी मशीन, ये एक मशीन है जो कि काम करती है ना, कोई भी फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो ये मशीन कब तक काम नहीं करेगी, जब तक इसके अंदर कोई वायरिंग नहीं रहेगी। मान लो ये वायर है इस मशीन पे, ठीक है ना, तो ये वायर के थ्रू जब तक हम इसमें कोई वायरिंग नहीं करेंगे, कोई वायर नहीं लगाएंगे, तब तक कोई भी मशीन ऐसे काम तो करेगी नहीं। तो हम समझ सकते हैं इसको, इस एग्जांपल को हम हमारे नर्वस सिस्टम से क्या समझ सकते हैं, ये जो मशीन है, जो मेन मशीन है, ये है ब्रेन। ये मशीन है ब्रेन, मतलब जो कि पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रही है। लेकिन ये काम कब करेगी, जब इसके अंदर कोई वायरिंग रहेगी। तो वायरिंग यहाँ पर क्या रहेगी, यहाँ पर हमारे नर्व है। तो नर्व क्या होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं वायरिंग है, कनेक्शन है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है, हमारी वायरिंग आ जाती है, हमारी नर्व आ जाती है, न्यूरॉन्स आ जाते हैं। तो न्यूरॉन्स प्लस नर्व क्या होती है, नर्व किस तरह से बनती है, वो सभी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि दो तरह की नर्व होती हैं, एक तो होती है क्रेनियल नर्व जो कि हमारे ब्रेन से निकलती है, दूसरी होती है स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। तो दो ही तरह की नर्व रहेगी, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में, लेकिन अभी हमें क्या समझना है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व आएंगी, साथ में न्यूरॉन्स आएंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगेन हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है इसको भी देख लेते हैं, है ना, इन शॉर्ट। अभी ऑटोनोमिक नर्वस, यहाँ से नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, ऑटोनोमिक मतलब जो खुद से ही काम करे, इनवॉलेंट्री जो काम करता है। जैसे फॉर द एग्जांपल हमारा हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट बीट होता है, हार्ट काम कर रहा है, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, ठीक ना। और ये ऑटोनोमिक मतलब हम कह सकते हैं ये ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं। आप चाहें कि हार्ट को काम करना बंद करवा दें, ऐसा नहीं कर सकते। आप चाहें कि आपकी मर्जी से हार्ट काम करे, आपकी मर्जी से ना करे, ठीक है ना। या फिर आप ये चाहें कि अभी लंग्स जो है काम ना करे, या हमारा लिवर अभी काम ना करे, या हमारा डाइजेशन जो है अभी ना हो, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब इस तरह के नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो ये काम कर रहा है, ये काम किस कारण से हो पा रहा है, हार्ट अपना काम कर रहा है, लिवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपना जो है यूरिन को फिल्टर करने का काम कर रही है, यूरिन फॉर्मेशन का काम कर रही है, इंटेस्टाइन अपना काम कर रही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हमारे बॉडी में हो रहे हैं, या हमारे बॉडी के इंटरनल विसरा में इंटरनल जो ऑर्गन है, ये सभी अपना प्रॉपर तरीके से काम जो कर पाते हैं वो किस कारण से कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ उनके बीच ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। मतलब वो स्वतः ही, है ना, खुद से ही अपना काम कर रहे हैं। और वो खुद से काम क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ वो भी नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हो पा रहा है, ठीक है ना। तो ये दो तरह का हो गया, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में जो है एक्टिविटी फास्ट हो जाती है ना। अभी इन शॉर्ट यदि हम समझे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, जैसे कि हार्ट, अभी आपका हार्ट जो है नॉर्मल काम कर रहा है, 72 टाइम्स जो है पर मिनट जो है ये बीट होता है, मतलब नॉर्मल है। तो जब नॉर्मल काम कर रहा है हार्ट, तो वो सिंपैथेटिक के अंदर आ जाता है। यदि हार्ट फास्ट काम करने लग जाए, जैसे कि यदि मान लो अभी कोई आपके सामने खतरा क्रिएट हो जाए, कोई डेंजर आ जाए, लॉयन आ जाए, तो आपका हार्ट जो है वो जल्दी जल्दी काम करने लगेगा।
तो ये काम जो है किसने करवाया? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ने करवाया, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बचने के लिए। वो सब चीजें अभी आगे समझ में आएंगी कि किस तरह से ये काम कर रहा है, वो हम आगे की क्लासेस में बताएंगे। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो तरह का हो गया। पैरासिम्पैथेटिक में फास्ट एक्टिविटी होती है, और ये फास्ट एक्टिविटी क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ हमारी बॉडी उस डेंजर से बाहर निकल सके। यदि ये ना हो तो हम जो है उस डेंजर से बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। हम शेर को देखेंगे वैसे ही जो है डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे, यदि जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम ना करे। तो उस समय जो हमारा हार्ट बीट जो है तेज हो रहा है, हमारी मसल्स में जो है कॉन्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू काम चल रहा होता है। और सिंपैथेटिक में नॉर्मल एक्टिविटी जो अभी आपके बॉडी में चल रही है, रेस्टिंग कंडीशन, मतलब ये रेस्टिंग कंडीशन में काम करता है जब आप रेस्ट की कंडीशन में, और ये जो है डेंजर की कंडीशन में काम करता है जब आपकी बॉडी किसी डेंजर में रहती है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, ठीक है। आगे देखेंगे किस तरह से करेगा, अभी जो है ज्यादा सोचना नहीं है कि किस तरह से करेगा, आगे एक एक चीज हम बताएंगे। अब बात करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जैसे कि यदि हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं, हमारे जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स मतलब हम खाना खा रहे हैं, अब हम उस खाने को चबाएं या ना चबाएं, ठीक है ना, तो ये भी तो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही हो रहा है ना, कि हम चबा रहे हैं, हम जो है हाथ पैरों को उठाते हैं, हम चलते हैं, हमारी मर्जी हम चले या ना चले। तो ये जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हमारे बॉडी के होते हैं, ये कौन कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम करता है। और ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट, ऑटोनोमिक नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि ऑटोमेटिक चल रहा है, जैसे कि हार्ट रेट, हार्ट का काम करना, लिवर का काम करना ऑटोमेटिक हो रहा है, तो ये क्या होगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होगा। तो इन सिंपली ओवरव्यू यदि हम देखें नर्वस सिस्टम को, यदि हम देखें कि क्लासिफाई जो हमने किया है वो कैसे किया है, फिर से देख लीजिए। नर्वस सिस्टम को अगेन हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक अगेन दो पार्ट में डिवाइड है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक, ठीक है ना। सेंट्रल मतलब जो सेंटर में काम कर रहा है, पेरिफेरल मतलब इसके अंदर नर्व और न्यूरॉन्स आ जाते हैं, ये पूरा नर्व और न्यूरॉन्स के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। और ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े। सर बोर्ड बराबर दिख नहीं रहा है, अक्षर नहीं दिख रहे हैं उसमें, तो आपका चेहरा भी धुंधला दिख रहा है। तो वो अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो हो सकता है आपका नेटवर्क थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम कर रहा हो। सर इन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया यहाँ, तो नेटवर्क बराबर है अभी नागपुर में, तो चलिए आगे बढ़े। तो ये तो था हमारा क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन। प्लीज सभी लोग अभी जैसे शांत थे ऐसे ही शांत रहे। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम एक एक चीज को देखेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले ऑटोनोमिक की, हम बाद में बात करेंगे, मतलब जो है पेरिफेरल की हम बाद में बात करेंगे, पहले सेंटर का पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने सबसे पहले ब्रेन को देखा कि ब्रेन जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो अब सबसे पहले हम ब्रेन पढ़ेंगे, काफी बड़ा पार्ट है ये, है ना। 4-5 लेक्चर जो है हो सकता है ब्रेन के ऊपर चले जाएं, 4 से 5 लेक्चर, या हम कह सकते हैं कि पूरा वीक जो है हम ये ब्रेन को पढ़ेंगे अब, क्योंकि एक एक चीज हमें डिटेलिंग में पढ़ना है अच्छे से ब्रेन। तो ब्रेन, ठीक है ना। अब ब्रेन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। सिचुएशन यदि हम इसकी देखें तो सिचुएशन आप लोग जानते ही हैं, स्कल की कैविटी के अंदर होता है, स्कल कैविटी में ये सिचुएटेड होता है। इसके प्रोटेक्शन के लिए काफी ज्यादा इसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है, बिकॉज ऑफ आप और हम सभी जानते हैं कि ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे डेडिकेट, या हम कह सकते हैं डेडिकेट मतलब नाजुक, है ना, बहुत ही डेडिकेट नहीं, डेलिकेट है ना। तो सबसे डेलिकेट हमारा ऑर्गन होता है, मतलब सबसे नाजुक, सबसे सॉफ्ट ऑर्गन होता है। अब इतना नाजुक, इतना डेलिकेट, इतना सॉफ्ट ऑर्गन है, तो क्लियर सी बात है नेचर ने, गॉड ने इसके प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया होगा। तो पहला बंदोबस्त तो क्या किया है नेचर ने कि जो है हमारा स्कल बना रखा है। स्कल एक अच्छा खासा हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या है? ये है स्कल, सबसे ऊपर वाली लेयर जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्कल, जो कि एक बोनी पार्ट है। अब स्कल के अलावा भी इसके अंदर कुछ और भी प्रोटेक्शन का होता है। तो क्या होता है? ये मान लीजिए हमारा ब्रेन, ये है हमारा ब्रेन,
अब देखिए ब्रेन कितने अंदर है, बाहर की ओर है स्कल और ये हमारा है ब्रेन। अब क्या होता है, एक लेयर होती है, सबसे पहले बाहर की ओर एक लेयर होगी, सबसे पहले हमने एक बाहर की ओर लेयर देखी, ठीक है ना। इस लेयर को कहा जाता है ड्यूरामेटर। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर, सबसे बाहर एक लेयर देखने को मिलेगी जिसे हम बोलेंगे ड्यूरामेटर, इसके प्रोटेक्शन के लिए। ड्यूरामेटर के बाद एक लेयर हमें और दिखती है ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए, जो कि ड्यूरामेटर के बिल्कुल पास में है। ये जो हमने ब्लू कलर से बनाई है, ये है हमारी एरेग्नोइड मेटर। एरेग्नोइड मेटर, एरेग्नोइड मेटर जो ब्लू कलर से बनाई, एरेग्नोइड मेटर। तो सबसे बाहर है स्कल, ये जो बोनी पार्ट हो गया। स्कल तो क्या है, ये बोन का बना हुआ है, मतलब बोनी पार्ट, ये हो गया हमारा बोनी पार्ट। फिर आएगा हमारा ड्यूरामेटर, फिर एक लेयर और हमने बना दी जिसे हम बोलते हैं एरेग्नोइड मेटर। अभी भी एक लेयर और है, दो लेयर से ही काम नहीं चलता, एक लेयर और होती है, और ये जो है ब्रेन से बिल्कुल चिपकी हुई लेयर होती है, ब्रेन से चिपकी हुई रहती है। इस लेयर को हम बोलते हैं पायामेटर, PIAMETER, पायामेटर। सबसे अंदर वाली लेयर जो कि ब्रेन से क्या हुई है, ब्रेन से बिल्कुल चिपकी हुई लेयर है, एक सबसे ज्यादा अंदर की हुई इंटेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, एक इंटेंट लेयर रहती है। इंटेंट मतलब ब्रेन से चिपकी होना, जो हमने रेड कलर से बनाई है, ठीक है। सबसे अंदर की लेयर होती है, ब्रेन से बिल्कुल चिपकी हुई होती है, जिसे हम बोलते हैं पायामेटर। याद रखना कि पायामेटर को ब्रेन से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ये इतनी ज्यादा बिल्कुल चिपकी हुई लेयर है, सबसे अंदरूनी लेयर है, और इस लेयर को हम ब्रेन से अलग नहीं कर सकते। एरेग्नोइड मेटर और ड्यूरामेटर को तो अलग किया जा सकता है, लेकिन पायामेटर जो है उसको अलग नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑफ बिल्कुल इंटैक्ट लेयर। जैसे ये पायामेटर है, ये ब्रेन, ये बिल्कुल इस तरह से चिपकी हुई लेयर रहती है। तो ये तीन लेयर, इन तीनों लेयर को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। याद रखना, इन तीनों लेयर को क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। मेनिंजेस, इन तीनों लेयर को एक साथ हम क्या बोलेंगे, मेनिंजेस। एग्जाम में यदि लिखने के लिए आए, है ना, कि मेनिंजेस कौन कौन सी होती है या मेनिंजेस क्या होती है, तो मेनिंजेस का मतलब होता है ड्यूरामेटर, एरेग्नोइड मेटर, पायामेटर। ये इन तीन लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, मेनिंजेस बोल रहे हैं। कभी कभी एग्जाम में मेनिंजेस के बारे में लिखने के लिए आ जाता है कि एनुमरेट द मेनिंजेस। एनुमरेट द मेनिंजेस का मतलब होता है कि मेनिंजेस के नाम लिखिए। तो वो मेनिंजेस एक्चुअली है क्या, ब्रेन की तीन प्रोटेक्टिव लेयर को हम मेनिंजेस बोलते हैं। इन तीन लेयर के नाम क्या है, ड्यूरामेटर, एरेग्नोइड मेटर और पायामेटर, ठीक है। अब देखिए, अभी भी जो है प्रोटेक्शन ब्रेन का पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी यहाँ पर कुछ प्रोटेक्शन के लिए बचा हुआ है। देखिए कितना ज्यादा प्रोटेक्शन किया हुआ है नेचर ने ब्रेन का, क्योंकि ब्रेन इतना ज्यादा डेलिकेट, इतना ज्यादा सॉफ्ट और इतना ज्यादा नाजुक ऑर्गन है कि इसके प्रोटेक्शन के लिए इतना कुछ बंदोबस्त किया हुआ है कि पहले तो स्कल दे दिया, फिर उसके बाद तीन लेयर दे दी। अभी भी जो है थोड़ा सा कुछ बचा, तो उन्होंने एक चीज और इसमें डाल दी नेचर ने, वो है क्या, वो हम देख लेते हैं। देखिए ये है हमारी सबसे अंदर की लेयर, जिसको हम बोल रहे हैं पायामेटर, और पायामेटर के बाहर हमें जो है एरेग्नोइड मेटर दिख रहा है, मतलब बीच की लेयर एरेग्नोइड मेटर दिख रही है, और इसके बीच एक स्पेस दिख रहा है ना। इसके बीच हमें क्या दिख रहा है, एक स्पेस दिख रहा है। इस स्पेस को हम बोलते हैं, या इस स्पेस में एक फ्लूइड भरा होता है। इस स्पेस में क्या मिलेगा, एक हमें फ्लूइड देखने को मिलता है, तो है ना, यहाँ पर एक फ्लूइड देखने को मिलेगा, एक लिक्विड देखने को मिलेगा। फ्लूइड मतलब लिक्विड, एक लिक्विड पार्ट देखने को मिलता है। इस लिक्विड को कहा जाता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इस लिक्विड को क्या कहते हैं हम, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ पर है, एरेग्नोइड मेटर और पायामेटर के बीच में। याद रखना है, ये भी नहीं भूलना, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि CSF ब्रेन में कहाँ होता है। तो CSF ब्रेन में कहाँ है, एरेग्नोइड मेटर और पायामेटर के बीच में, ठीक। और इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, एरेग्नोइड स्पेस। ये जो स्पेस हमें दिख रहा है जहां पर फ्लूइड भरा हुआ है ना, तो इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, एरेग्नोइड स्पेस। एरेग्नोइड स्पेस मतलब CSF कहाँ भरा हुआ है, एरेग्नोइड स्पेस में भरा हुआ है, ठीक है ना, सिंपल।
समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए, ब्रेन की हम यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं कि ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीजें होती है। तो ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले तो बाहर एक बोनी पार्ट हमें देखने को मिल रहा है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। जब हम स्कल को हटाएंगे, है ना, एक केप की तरह लगा हुआ है, जब हम स्कल को हटाएंगे तब हमें डायरेक्टली ब्रेन देखने को नहीं मिलेगा, एक हमें लेयर देखने को मिलेगी। इस लेयर को हम बोलते हैं ड्यूरामेटर। जब ड्यूरामेटर को हटाते हैं तब एक और लेयर देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं एरेग्नोइड मेटर। और एरेग्नोइड मेटर को भी जब हम हटाएंगे तब हमें सीएसएफ देखने को मिलेगा। मींस सीएसएफ किसके बीच देखने को मिलता है? सबसे अंदर वाली लेयर पाया मेटर और उसके बीच वाली लेयर एरेग्नोइड मेटर। इन दोनों के बीच के स्पेस को हम बोल रहे हैं क्या? एरेग्नोइड स्पेस। और इसी के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, ये भी प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो इस फ्लूइड को हम बोलते हैं सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, ये फ्लूइड करता क्या है, कैसे प्रोटेक्शन कर रहा है, वो भी जरा जान लेते हैं, है ना। तो ये फ्लूइड क्या करता है, जैसे कि बाहर से कोई इंजुरी का इम्पैक्ट आता है, बाहर से कोई इंजुरी का इम्पैक्ट आए, कोई स्ट्रोक आए, ठीक है, जैसे कि यदि कोई हमें सर में इस तरह से मार दे तो ये क्या होगा, एक इंजुरी आई ना, बाहर से एक इम्पैक्ट आया ना, कोई स्ट्रोक आया ना। तो ये स्ट्रोक यदि ये फ्लूइड नहीं होता तो पता है क्या होता, यदि हमें कोई हल्का सा भी इस तरह से मारता, सिर पे हल्का सा भी यदि कोई हमें मार देता तो वो इंजुरी का इम्पैक्ट डायरेक्ट हमारे ब्रेन पर आ जाता और ब्रेन क्या हो जाता, उससे अफेक्ट हो जाता। जरा सा इस तरह से मारने पर भी, समझ रहे हो, जरा सा सिर पर यदि हमें कोई इस तरह से मार भी देता और यदि ये सीएसएफ नहीं होता तब क्या होता, वो इंजुरी का इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर सकता था। इसलिए यहाँ पर क्या डाल रखा है, सीएसएफ डाल रखा है। अब ये सीएसएफ क्या करता है, उस इंजुरी के इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्रेन तक नहीं आने देता। समझ रहे हो, जैसे कि इंजुरी का इम्पैक्ट आएगा स्कल से होता हुआ, स्कल तो बोनी पार्ट है, वाइब्रेशंस के थ्रू कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, है ना, इन 3 लेयर्स के पास आएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि वो जो हमें सीएसएफ दिख रहा है, जो हमें लिक्विड पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, वो इस इम्पैक्ट को, इंजुरी के इम्पैक्ट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्रेन तक आने से रोकेगा, है ना, हल्की इंजुरी को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर ही फोड़ लो, दीवार के अंदर के सीएसएफ तो है ना, तो सर नहीं फोड़ना है। अगर सर फोड़ेंगे तो हो सकता है ब्रेन की से जो है, हम कर रहे हैं हल्के इम्पैक्ट की बात, है ना, जो सॉफ्ट इम्पैक्ट होते हैं, किसी को सर पे मार देना इस तरह से, तो ये इससे हमारा ब्रेन अफेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ वो सीएसएफ उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और हमारे ब्रेन आने से रोक रहा है। तो सीएसएफ इस तरह से क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का भी काम कर रहा है, ठीक है ना। अब चलिए, जैसे कि अभी हमने देखा कि सीएसएफ जो है वो हमारे ब्रेन के बाहर है, सीएसएफ ब्रेन के अंदर भी होता है ना, सीएसएफ ब्रेन के बाहर भी है और ब्रेन के अंदर भी है। अब ब्रेन के अंदर कहाँ है वो देख लेते हैं। ब्रेन के अंदर बिल्कुल बीचों बीच, ब्रेन के अंदर कुछ खाली स्पेस होता है, जैसे कि ये ब्रेन है, ब्रेन के अंदर, ये ब्रेन के अंदर एक खाली स्पेस है, ठीक है ना, एक एम्प्टी स्पेस है, खाली स्पेस, और इस खाली स्पेस के अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर सीएसएफ भरा हुआ है, ठीक है। तो मतलब सीएसएफ ब्रेन के अंदर भी और ब्रेन के बाहर भी है, याद रखना है। इस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं, है ना। इस खाली स्पेस को हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल के अंदर भी जो है सीएसएफ होगा, बाहर तो है ही। तो याद रखना है, सीएसएफ सिर्फ ब्रेन के बाहर नहीं होता है, ब्रेन के अंदर भी होता है ना। ब्रेन के अंदर कुछ खाली स्पेस है, इन खाली स्पेस को हम जो है वो क्या बोल रहे हैं, वेंट्रिकल्स बोल रहे हैं, है ना। वेंट्रिकल्स नाम आप लोग याद रखिएगा कि वेंट्रिकल्स का मतलब होता है ब्रेन के अंदर, ब्रेन के बिल्कुल अंदर एक खाली स्पेस है जिसे हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल्स। और इस वेंट्रिकल्स के अंदर क्या भरा हुआ है, सीएसएफ भरा हुआ है। तो आपको क्या समझ में आया, ब्रेन के बाहर भी सीएसएफ है, ब्रेन के अंदर भी सीएसएफ है। इस तरह से देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर हम बना देते हैं, ये मान लो ब्रेन है, ठीक है ना, ये क्या है, ब्रेन, ठीक, ब्रेन के बाहर ब्लू कलर से बना देते हैं, ब्रेन के बाहर क्या भरा हुआ है, सीएसएफ भरा हुआ है, ठीक है ना। ब्रेन के बाहर ये क्या भरा हुआ है, सीएसएफ, और ये ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर भी सीएसएफ भरा हुआ है। इस तरह ब्रेन के बाहर भी सीएसएफ है
और ब्रेन के अंदर ये CSF, ये पूरा ब्रेन है, ये पूरा पार्ट क्या है, ब्रेन। ये यहाँ से यहाँ तक ब्रेन है, ब्रेन के अंदर भी CSF है, ब्रेन के बाहर भी CSF है। ब्रेन के अंदर कहाँ है, ब्रेन के अंदर है वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है ना। वो बाहर कहाँ है, एरेक्नोइड स्पेस में। तो याद रखना, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि CSF कहाँ होता है, तो CSF ब्रेन के बाहर एरेक्नोइड स्पेस में होगा, क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं, एरेक्नोइड स्पेस बोलते हैं। तो ब्रेन के अंदर भी CSF होता है, लेकिन अंदर वाले स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, वेंट्रिकल्स, है ना। खाली स्पेस है, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, है ना। 4 तरह के वेंट्रिकल्स होते हैं, वो अभी हम बताएंगे। तो वेंट्रिकल्स के अंदर भी क्या होगा, CSF भरा होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे बढ़े। समझ में आया, आगे बढ़े। जी साहब, जी साहब, जी जी सर, जी सर। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, ब्रेन के अंदर कहाँ CSF होता है, वेंट्रिकल किस तरह के होते हैं, जल्दी से हम वो देखते हैं, फिर ब्रेन के पार्ट्स की बात करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि ब्रेन को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि मान लो ये ब्रेन है, ये ब्रेन है हमारा, मान लो पूरा इस तरह से, है ना। मान लो ये क्या है, ब्रेन। हम साइड व्यू देख रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या व्यू देख रहे हैं, साइड व्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो एक पार्ट ये है ब्रेन का और एक पीछे की ओर होगा। समझ पा रहा हूँ ना, इस तरह से होता है ना ब्रेन। आप लोग यदि मान लो ये ब्रेन है, ये पूरा का पूरा ब्रेन है ना। हमने साइड व्यू, यहाँ का व्यू देख रहे हैं ये इस तरह, तो एक इस साइड है और दूसरा इस साइड, मतलब इस तरह से ब्रेन रखा हुआ है ना, ठीक है। आप लोग जरा देखिए, इस तरह से ब्रेन हमारा रखा हुआ है। तो ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक हो गया हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक हो गया हमारा राइट हेमिस्फीयर। इस तरह से ब्रेन होता है। ब्रेन को बीच में से हम इस तरह से खोल भी सकते हैं, है ना। कल हम ब्रेन ला के दिखाएंगे, कॉलेज से हम जो है ब्रेन लेकर आएंगे। तो कल शाम की क्लास में हम जो है ब्रेन का मॉडल, ब्रेन लेकर आएंगे, मतलब ओरिजिनल ब्रेन नहीं, ब्रेन का मॉडल लेकर आएंगे। तो उसमें और आप अच्छे से समझ पाओगे। अभी आप लोग ऐसे ही थोड़ा सा समझ लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, ये ब्रेन, ठीक है ना। तो ब्रेन को हमने 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एक लेफ्ट ब्रेन होता है और एक राइट ब्रेन होता है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे वेंट्रिकल्स की। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं कि वेंट्रिकल्स किस तरह से होते हैं ब्रेन के अंदर। तो आप समझ पाए होंगे वेंट्रिकल क्या होते हैं। वेंट्रिकल होते हैं एम्प्टी स्पेस, या एम्प्टी स्पेस नहीं बोल के अब हम क्या बोलेंगे, CSF फिल्ड स्पेस, है ना। क्योंकि अब एम्प्टी नहीं है, अब हम जान गए हैं कि उस एम्प्टी स्पेस में एक्चुअली है क्या, CSF है। तो ब्रेन के अंदर कुछ CSF फील्ड, CSF से भरा हुआ एक स्पेस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। तो देखते हैं, 4 तरह के वेंट्रिकल्स होते हैं, उनके नाम हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर देखिए, ये हमारा पहला वेंट्रिकल से थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये एक हमारा वेंट्रिकल्स इस तरह से रहेगा, ये दूसरा वेंट्रिकल्स, ठीक है ना। एक वेंट्रिकल्स ये, एक वेंट्रिकल्स ये हमारा, मान लो ये हमारा कौन सा है, राइट साइड। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो एक वेंट्रिकल्स होता है कहाँ पर, राइट ब्रेन में, मतलब एक वेंट्रिकल्स राइट हेमिस्फीयर में रहेगा, एक वेंट्रिकल्स लेफ्ट हेमिस्फीयर में रहेगा, अंदर भी। ये अंदर की बात चल रही है, ठीक है। तो एक हो गया राइट साइड में वेंट्रिकल्स और दूसरा वेंट्रिकल्स हो गया हमारा लेफ्ट साइड। फिर एक डक्ट रहती है, इनके बीच में क्या रहेगी, डक्ट रहेगी। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, CSF भरा हुआ है। अभी हमने बताया ना कि वेंट्रिकल्स के अंदर क्या भरा होता है, CSF। ये पूरा क्या भरा हुआ है, CSF भरा हुआ है। एक्चुअली CSF बनता यही है, यही बनता है CSF, है ना। तो यहाँ पर CSF भरा हुआ। अब CSF भरा होगा तो CSF नीचे की ओर आए एक डक्ट के थ्रू। डक्ट का मतलब होता है नाली नुमा संरचना। एक डक्ट आएगी, डक्ट के बाद फिर सेंटर में एक वेंट्रिकल्स देखने को मिलता है, ये सेंटर में मिलेगा, ठीक है ना। ये दूसरा वेंट्रिकल्स हमें और देखने को मिल रहा है जो कि सेंटर में। ये तो कहाँ थे, एक राइट साइड में था और एक लेफ्ट साइड में था, फिर एक सेंटर में देखने को मिलेगा। फिर एक डक्ट रहती है, फिर एक डक्ट आएगी। डक्ट मतलब
एक नालीनुमा संरचना, और फिर एक और वेंट्रिकल्स देखने को मिलता है इस तरह से, फिर एक वेंट्रिकल्स देखने को मिलेगा, फिर एक डक्ट रहेगी, और ये डक्ट कहां पर आके जुड़ जाएगी, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। इसके नीचे क्या आ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में भी तो सीएसएफ रहता है ना, तो ये स्पाइनल कॉर्ड से। अब देखिए ये वाला जो वेंट्रिकल्स हमें दिख रहा है, ये लेटरल साइड है। मतलब लेटरल का मतलब क्या होता है, सेंटर से दूर। जैसे कि हमारे हाथ, ये हाथ हमारे जो है बॉडी के लेटरली है, ठीक है ना। हमारे पैर ये भी लेटरली है, सेंटर हमारा, मान लो ये सेंटर है, तो दोनों हाथ हमारे क्या हो जाएंगे, लेटरल हो जाएंगे। लेटरल, तो लेटरल वर्ड हम सेंटर से दूर, अवे फ्रॉम सेंटर। एनाटमी में अवे फ्रॉम सेंटर को हम क्या बोलते हैं, लेटरल। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल। ये कौन सा वेंट्रिकल हो गया, लेटरल वेंट्रिकल। राइट साइड का है तो राइट लेटरल वेंट्रिकल, ये भी लेटरल वेंट्रिकल होगा। लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। ये हो गया हमारा राइट लेटरल वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। और ये कहां पर मिलेंगे, एक मिलेगा राइट साइड, एक मिलेगा लेफ्ट साइड, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक डक्ट रहेगी। डक्ट क्यों है, बिकॉज ऑफ उसके अंदर सीएसएफ भरा हुआ है ना। अब ये सीएसएफ इस डक्ट से होता हुआ इस वाले वेंट्रिकल में आ जाएगा, और इस वाले वेंट्रिकल से होता हुआ नीचे वाले वेंट्रिकल में आ जाएगा, और नीचे वाले वेंट्रिकल से होता हुआ ये स्पाइनल कॉर्ड में भी चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाला जो वेंट्रिकल है नीचे वाला, इस वेंट्रिकल का क्या नाम है, इस वेंट्रिकल को हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा थर्ड वेंट्रिकल। अब आप समझ रहे होंगे इस फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल कहाँ गया, डायरेक्ट थर्ड कैसे आ गया, है ना। ये थर्ड है और इसके नीचे वाला है फोर्थ वेंट्रिकल। इसके नीचे वाले वेंट्रिकल को हम क्या बोलते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल। तो 4 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है ना। थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल। अब आप समझ रहे होंगे कि फर्स्ट और सेकंड कहाँ गया, फर्स्ट और सेकंड तो यहाँ है ही नहीं। एक्चुअली ये जो लेटरल वेंट्रिकल हमें दिख रहा है राइट साइड का, इसे हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो है वेंट्रिकल होता है, और ये हमारा सेकंड वेंट्रिकल होता है। मतलब राइट लेटरल वेंट्रिकल को हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल को हम सेकंड जो है कंसीडर करते हैं, लेकिन इसको फर्स्ट वेंट्रिकल कहा नहीं जाता है। इन दोनों को हम लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं, एक राइट लेटरल वेंट्रिकल और दूसरा लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। तो ये फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा थर्ड वेंट्रिकल, और ये हमारा हो जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल। और इसके बीच में क्या, तो इसी के अंदर क्या जो है फ्लो करता है, इसी के बीच में हमें सीएसएफ फ्लो करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। समझ में आया। तो सीएसएफ कहाँ फ्लो करेगा, तो सीएसएफ इस तरह से यहाँ पर फ्लो करेगा। अच्छा, ये जो डक्ट हमें दिख रही है, ये जो डक्ट हमें दिख रही है, इस डक्ट का भी नाम होता है। इस डक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, सेरिब्रो एक्विडक्ट। सेरिब्रो एक्विडक्ट, इस डक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इस नालीनुमा संरचना को हम क्या बोल रहे हैं, ये जो नालियां दिख रही है, इस नालीनुमा संरचना को हम बोलते हैं सेरिब्रो एक्विडक्ट। तो सेरिब्रो एक्विडक्ट के थ्रू ये चारों वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, हमारे जुड़े होते हैं। तो समझ में आया। तो किस तरह से ये जो वेंट्रिकल्स हैं, या वेंट्रिकल्स क्या होते हैं हमारे ब्रेन को, ये वेंट्रिकल्स मिलेंगे क्या, कहां पर मिलेंगे, हमारे ब्रेन के बीचों बीच, है ना, हमारे ब्रेन के अंदर। ये अंदर की बात कर रहे हैं कि ब्रेन के अंदर हमें ये जो वेंट्रिकल्स देखने को मिलते हैं, और इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, सीएसएफ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो अभी हमने बताया, इस तरह से मान लो ये हमारा ब्रेन है, ठीक है ना। तो ब्रेन के बाहर ये क्या है, सीएसएफ है। ब्रेन के बाहर सीएसएफ कहां पर देखने को मिला था, एरेक्नोइड स्पेस में, है ना। और ब्रेन के अंदर यहाँ पर भी हमें जो है सीएसएफ देखने को मिल रहा है, ब्रेन के अंदर। तो ये जो अंदर वाला पार्ट हमने ये बनाया, इस अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो इस तरह से ये हमारे वेंट्रिकल्स हो गए। समझ में आया, सफिशिएंट है आज के लिए इतना, सभी को अच्छे से समझ में आया। ये इंट्रोडक्टिव पार्ट था। कल हम ब्रेन के पर्टिकुलर अलग अलग पार्ट की बात करेंगे कि ब्रेन को भी हमने जो है कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो वो हम कल देखेंगे।
तो आज का जो है समझ में आया सभी को अच्छे से? सर ये वेंट्रिकल का एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ? वेंट्रिकल्स को एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। सर आपके जो क्लासेस हैं सर, ये इसकी रिकॉर्डिंग सर अभी तक आई नहीं है इनकी, तो कब मिलेगी सर इनकी रिकॉर्डिंग? आप जो है सेंटर में पता करिए इस बारे में। एक्चुअली जो रिकॉर्डिंग इसकी रिकॉर्डिंग इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो डेली की डेली अपलोड होती है, इसी में ऐप में है, डेली की डेली अपलोड होती है। आप मालवीय जी, हाँ आप सर, मैं ऐप में देख रहा हूँ लेकिन ऐप में दिखाई नहीं दे रहा है है ना। तो आप जो है सुनिए, तो आप थोड़ा सुन लीजिए जी है ना। देखिए क्या है, एक्चुअली ये जो रिकॉर्डिंग वाला काम होता है ना, ये हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं, ये सेंटर से ही होता है। हम तो यहाँ पर अपना एप्स में जाके जो है ओपन करते हैं अपना कैमरा और क्लासेस शुरू कर देते हैं। रिकॉर्डिंग करना ये सब जो है वो सेंटर से होता है, तो सेंटर वाले प्रोवाइड कराते हैं। तो अब वो किस तरह से होगा है ना, तो वो आप अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के साथ के, आप थोड़ा सा कॉन्टेक्ट में रहा करिए, तो उनसे थोड़ा सा हेल्प लीजिए। कुछ लोगों को आता है तो वो आपको बता देंगे किस तरह से, है ना। जैसे शायद हमें भी पता है डेली डेली का अपडेट होता रहता है उसमें, हमारी हर रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, है ना। थैंक यू सर। तो समझ पाए आज की क्लास में, आप लोग समझ पाए हर एक चीज को अच्छे से, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं ये अपन नर्वस सिस्टम। जी सर। चलिए तो मिलते हैं फिर कल, अपन आगे की बात करेंगे, मतलब ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है वो अपन देखेंगे कल, है ना। कल हम जो है एक मॉडल भी ले आएंगे आप लोगों के लिए, तो मॉडल से और अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। चलिए सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताएं। सर डेली क्लास 6 बजे से रहती है क्या? 6 बजे से 6 से 7। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।